इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में और मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट मूव्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर मूव करते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम वन कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में हम डिस्कस करेंगे वो कैसे हो रहा है। सो द प्रोसेस जो है जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, दिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to a region of lower concentration across a semi-permeable membrane. You can see that in the diagram here. So here there is higher concentration from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Water molecules will cross across the semi-permeable membrane. It moves across a semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration. This is osmosis. जो हमारे बॉडी में भी यही प्रोसेस हो रहा है, तो जिसके थ्रू जो बॉडी की जो फ्लूइड है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारे बॉडी फ्लूइड है और कितने हैं। About 75% ऑफ द बॉडी मास जो है इन इन्फेंट्स इज वाटर। इन्फेंट्स में 75% बॉडी मास वाटर से वाटर है, एंड अबाउट 50 to 60% बॉडी मास जो है इन अडल्ट या अडल्ट मैन एंड वीमेन में वो भी वाटर है, एंड अबाउट 45% जो है इन एन ओल्ड एज में वो बॉडी मास जो है वाटर है। एंड द ब्रेन एंड किडनी में हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर रहते हैं, जैसे 80 to 85% ब्रेन और किडनी में वाटर ही वाटर है। एंड टीथ जो है इसमें सबसे कम पानी पाए जाते हैं, 8 to 10% जो वाटर के प्रोपोर्शन रहते हैं ये टीथ और टीथ में। ओके, सो सभी ऑर्गन्स में, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में वाटर के प्रोपोर्शंस अलग अलग है, और बॉडी के इतनी परसेंटेज जो है वाटर रहते हैं। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू है कि कितना बॉडी के बॉडी फ्लूइड कहाँ कहाँ कितने कितने रहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स। बॉडी फ्लूइड कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। सो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड कंपार्टमेंट इज अ लोकेशन विच इज सेपरेट फ्रॉम अनदर कंपार्टमेंट। जैसे एक कंपार्टमेंट जो दूसरे कंपार्टमेंट से अलग है, डिफरेंट है, सेपरेटेड है बाय सम फॉर्म ऑफ अ फिजिकल बैरियर। इन कंपार्टमेंट्स के बीच एक फिजिकल बैरियर होगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होंगे। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड या ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, this is a compartment contains fluid within the cells, and this has been covered by a plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल के अंदर, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर की फ्लूइड, एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सराउंड्स या इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये सेल्स है, एंड इन सेल्स के बीच में आउटसाइड द सेल्स जो फ्लूइड रहेगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल है या ब्लड है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही आएगा। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में, विच सेल सराउंड्स द सेल्स ऑफ द बॉडी, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोनेंट है। आप यहाँ पे देखें तो ये सेल्स हैं, ऑल दीज आर सेल्स, ये सब सेल्स हैं, और सेल के अंदर की जो फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, एंड वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेटेड है बाय मीन्स ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड।
अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें ये सेल के बाहर के जितने फ्लूइड्स है वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। इनके बीच, इनके बाहर के जितने भी फ्लूइड है वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जिसमें एक तो प्लाज्मा है, तो ब्लड के अंदर की जो वाटर कंटेंट है वो प्लाज्मा है, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन्स इन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड रहेगा उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। ये दोनों मिला के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। विल डिस्कस अबाउट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दिस इज प्रेजेंट विद इन दी सेल्स के अंदर रहते हैं, मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोसोल, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स है। साइटोसोल को फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो साइटोसोल में है ये वाटर। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो टोटल वाटर है उसके 60% इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड is contributes for 60% of the total water in the human body. It accounts for 25 liters of fluid in an adult. एक adult में लगभग 25 liters क्या रहेगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होंगे। The amount of water in the living cells, intracellular fluid is regulated by the body. ये सेल्स के अंदर के जो फ्लूइड है, वाटर है, उसको बॉडी रेगुलेट करते हैं, एंड साइटोसोल बिकम्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर आउटसाइड इनसाइड द सेल इज टू लो। अगर सेल्स के अंदर के जो वाटर बहुत कम होंगे तो वहाँ सेल के अंदर के जो कॉन्सेंट्रेशन है साइटोसोल के वो ज़्यादा बढ़ेगा, एंड द सेल में बर्स्ट इफ़ टू मच वाटर एंटर्स द सेल। सेल के अंदर बहुत सारा वाटर, पानी चले जाएगा तो वो सेल बर्स्ट भी हो सकता है। तो बॉडी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमेशा बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज़ अ फ्लूइड नॉट कंटेन्ड विद इन द सेल। सेल के अंदर नहीं, ये सेल के बाहर रहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा है, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, लिम्फ है, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। तो अभी हम देखें, ये सेल है एंड सेल के बाहर की जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और सेल के बाहर की फ्लूइड में एक तो ये ब्लड वेसल में जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो प्लाज्मा, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। जो सेल्स के बीच की जो फ्लूइड है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस प्लाज्मा, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड भी कह सकता है, ब्लड वेसल के अंदर की फ्लूइड, ब्लड में जो फ्लूइड है, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द बॉडीज वाटर कंटेंट। बॉडी के वाटर कंटेंट के 1/3, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में है, ब्लड में है 20% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड प्लाज्मा ट्रैवल्स थ्रू बॉडी इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू प्लाज्मा ट्रैवल करते हैं, ब्लड के थ्रू प्लाज्मा ट्रैवल करते हैं, एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी या रेंज ऑफ मटेरियल्स। प्लाज्मा के थ्रू, ब्लड के थ्रू बहुत सारे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, सच एज ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्लोटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट, ये सब ब्लड के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। बॉडी हैज़ अदर वाटर बेस्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और वाटर बेस्ड और भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बॉडी में, सच एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, जो ब्रेन के मेनिंजस में है, सबअरेक्नॉइड स्पेस में है, लिम्फ है, साइनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट्स में है, प्लूरल फ्लूइड है जो लंग के प्लूरा में है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है हार्ट के पेरिकार्डियम में है, पेरिटोनियल फ्लूइड है जो अब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करने वाले जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के लेयर्स के बीच में है, एक्वस ह्यूमर है जो आई के अंदर है। तो इस प्रकार के और भी जो फ्लूइड है, जो भी
वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही कंसिडर किया जाएगा। एज दीज फ्लूइड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, सेल्स के बाहर है, दीज फ्लूइड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज components ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के कंपोनेंट माना जाएगा। अब देखेंगे मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी के मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स और उन्हें कैसे उनका बैलेंस बनाया गया है, मेंटेनेंस ऑफ देयर बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये है मेन या सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट electrolytes, sodium, potassium, chloride. Electrolytes also include magnesium, calcium, phosphate, bicarbonate, ये भी रहते हैं electrolytes में। तो electrolytes come from our food and fluid, हम जो खाना खाते हैं, fluid पानी पीते हैं और भी जो जूसें लेते हैं उससे मिल जाते हैं electrolytes. So electrolytes are essential for बेसिक लाइफ फंक्शनिंग, बेसिक लाइफ मेंटेन करने के लिए, बेसिक लाइफ के फंक्शनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्पिंग मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन सेल्स, सेल्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में इलेक्ट्रोलाइट्स मदद करते हैं। जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व्स एंड मसल्स, मसल्स और नर्व्स में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना एंड कंडक्ट करने में ये इलेक्ट्रोलाइट्स मदद करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मेंटेन करने में ये मदद करते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल्स, सेल्स की मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में मदद करते हैं। एक्सचेंज्ड अलॉन्ग विद पोटेशियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एज ए पार्ट, ये सोडियम के साथ पोटेशियम एक्सचेंज हो जाते हैं एंड उसको बैलेंस में मदद कर रहा है। द अमाउंट ऑफ सोडियम इज रेगुलेटेड मेनली बाय किडनी, किडनी रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ सोडियम को, और मेजॉरिटी ऑफ सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन ये हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रॉन के किडनी के ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, तो किडनी ही इसके बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। द नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम मेनली इंट्रासेलुलर आयन है, सेल के अंदर के आयन है, इंट्रासेलुलर आयन है। सोडियम पोटेशियम पंप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द होम्योस्टैसिस या बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस के लिए सोडियम पोटेशियम पंप ही रेस्पॉन्सिबल है। सोडियम पोटेशियम पंप पम्प्स आउट सोडियम, सोडियम को पंप आउट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को अंदर लेते हैं और सोडियम को बाहर भेजते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, इस प्रकार वो सोडियम और पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम will take place in the glomerular of capsule या glomerulus of the nephron, नेफ्रॉन के किडनी के अंदर के नेफ्रॉन के, वहाँ पे पोटेशियम के फिल्ट्रेशन होगा। फिर उसको जितने ज़रूरी है वो पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं। अल्सेंडिंग लूप वगैरह इसके पार्ट्स है, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़रूरी है उसको बॉडी रीअब्सॉर्ब करेंगे, यूरिन के थ्रू बाहर निकालेंगे नहीं। एंड पोटेशियम एक सेक्रीशन ऑकर्स इन द डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में, जो ज़रूरी नहीं है उसको निकाला भी जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर भी निकलेगा। ओके, अल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस द पोटेशियम सेक्रेशन, तो पोटेशियम अगर बढ़ जाते हैं तो उसको निकालने में अल्डोस्टेरोन हार्मोन भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार सोडियम और पोटेशियम को, इसके अब्जॉर्प्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, और उसकी फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, ये सारे प्रोसेसेस और डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। तो उस वक्त हम ये भी पढ़ेंगे वहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे किडनी या नेफ्रॉन उसके बैलेंस या होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये था पोटेशियम। अब नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम इज़ इन्वॉल्व इन द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, बोन्स की मिनरलाइजेशन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, बोन की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है। ओके,
डाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? कैल्शियम मिल रहा है डाइट से। कैल्शियम इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद रहते हैं मोस्टली। एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑकर्स इन द फ्रॉम द इंटेस्टाइन। वो इंटेस्टाइन हमें जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। एंड पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम की लेवल्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। जब बढ़ेगा तो उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से निकाल देगा, और अगर कम है तो उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे या उसके अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। तो कैल्शियम डाइट से ही मिल रहा है और अब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारे इंटेस्टाइन से, और इसकी बैलेंस को बनाए रखने में पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो मदद कर रहा है उसके बैलेंस बनाए रखने में। द नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। जो किडनीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। बाइकार्बोनेट की भी कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए किडनी रेस्पॉन्सिबल है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड बेस बैलेंस बनाने में या एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में ये रेस्पॉन्सिबल है। एंड किडनीज रीअब्जॉर्ब द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट। किडनीज का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। एंड डायरिया जब होगा तो यूजुअली लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स लॉस होंगे बॉडी से डायरिया के थ्रू, लूज स्टूल के थ्रू। दैट कॉसेस इम्बैलेंस इन द एसिड बेस रेगुलेशन। एसिड बेस रेगुलेशन में इम्बैलेंस कॉज करेंगे, डिहाइड्रेशन कॉज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैटायन है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहते हैं। अबाउट 85% ऑफ टोटल बॉडी है। बॉडी के जो फॉस्फोरस है इट इज़ प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ में है 85% जो फॉस्फोरस। एंड सॉफ्ट टिश्यूज कंटेन रिमेनिंग 15% ऑफ द टोटल बॉडी फॉस्फोरस। बाकी सॉफ्ट टिश्यूज में रहेगा 15%। फॉस्फेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक पाथवेज में। मेटाबॉलिक पाथवे में फॉस्फेट इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ एटीपी के कंपोनेंट है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स का भी उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फॉस्फेट इज रेगुलेटेड बाय regulated simultaneously with calcium, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। ये सब इसके रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड किडनीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोरस एक्सक्रीजन। इसको एक्सक्रीट करने में किडनीज रेस्पॉन्सिबल है। यूरिन के थ्रू एक्सेस जो है उसको निकाला जाएगा। imbalance in the levels of phosphorus in the body may occur due to imbalance in the dietary intake। डाइट में उसकी जो imbalance होगा तो बॉडी में फॉस्फोरस का भी imbalance होंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होंगे तब भी होगा। एक्सक्रीशन बाय किडनी ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं तो वो भी imbalance कॉज करेंगे फॉस्फोरस के। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वो कि इंट्रासेलुलर कैटायन है और मैग्नीशियम मेनली इन्वॉल्व इन एटीपी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के लिए ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज के लिए ज़रूरी है ये मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड एक एनियन है, फाउंड मेनली इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद रहते हैं। और किडनीज रेगुलेट सीरम क्लोराइड लेवल्स। सीरम क्लोराइड लेवल्स को किडनी रेगुलेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्लोराइड इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस एंड इज बीन रीअब्सॉर्ब्ड बाय बोथ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। सो इसको रेगुलेट करने में किडनीज और नेफ्रॉन इन्वॉल्व है। तो जो ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर कर रहा है, उसको रीअब्सॉर्ब कर रहा है हमारे जो किडनी की ट्यूब्यूल्स द्वारा। सो क्लोराइड भी हमने डिस्कस किया। ये था मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और कहाँ कहाँ रहते हैं और ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे मूव कर रहा है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में। ये सब हमने इसमें डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।